एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है हर्ष और मैं हूं आपका लॉ मेंटर। आज हम कॉन्ट्रैक्ट के थर्ड लेक्चर पे हैं। आज के हमारे टॉपिक हैं कॉम्पिटेंसी एंड फ्री कंसेंट को पढ़ना। देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हमने बेसिक्स देखे हैं। अब थोड़े बेसिक्स को उनको डिटेल में पढ़ने का टाइम आ चुका है। तो सबसे पहले ये ओवरव्यू देख लेते हैं आज का हमारा क्या है। आज सबसे पहले हम कॉम्पिटेंसी के बारे में बात करेंगे कि कॉम्पिटेंट पार्टीज़ कौन सी होती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे क्या माइनर्स एग्रीमेंट का क्या लीगैलिटी है उसकी। फिर हम जो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड या वॉइडेबल बनता है, उनको हम चेक करेंगे वो कौन से फैक्टर हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है, हु कैन एंटर अ कॉन्ट्रैक्ट। ये देखने के लिए हमें सबसे पहले सेक्शन 10 जो कि एसेंशियल्स बताता है एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, उसके ऊपर नज़र डालते हैं। तो एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ़ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट, यानी कि फ्री कंसेंट होना चाहिए, और पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और जो कॉन्ट्रैक्ट है इट मस्ट बी फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। ठीक है, ये हमने देख लिया कि एसेंशियल्स क्या हैं। अब एक एक करके इनको देखेंगे हम। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्पिटेंसी की। तो कॉम्पिटेंसी के बारे में हमें सेक्शन 11 में पता चलता है, जहाँ पे बताया गया है एनी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, एक तो वो मेजर होना चाहिए यानी कि 18 और 18+, दूसरा साउंड माइंड होना चाहिए, और तीसरा नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, यानी कि किसी एक्ट की प्रोविज़न में स्पेसिफिकली उस बंदे को डिसअलाउड नहीं होना चाहिए, प्रोहिबिशन नहीं होनी चाहिए टू गेट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये तीन चीज़ें हैं देन वी से दैट द पार्टी इज़ कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब मेजर देखते हैं। मेजर का मतलब 18 साल, मैंने बता दिया आपको। साउंड माइंड का क्या मतलब है, इसकी डेफिनेशन सेक्शन 12 में दी गई है। उसमें बताया गया है कि हम उस इंसान को साउंड माइंड का समझेंगे जो कि कॉन्ट्रैक्ट के नेचर को समझ सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या किसके बारे में है, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, और उसके इफ़ेक्ट को समझ सकता है अपने इंटरेस्ट के ऊपर। अगर ये दो चीज़ें हैं एक इंसान के माइंड में, तो हम उसको समझते हैं लीगली कि द पर्सन इज़ ऑफ द साउंड माइंड। तीसरा जो पॉइंट है कॉम्पिटेंसी चेक करने के लिए वो है कि क्या कोई लॉ की प्रोविज़न कोई उसको डिस्क्वालीफाई तो नहीं करती कॉन्ट्रैक्ट में जाने के लिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखी है यहाँ पे, सेक्शन 34 जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, वो डिस्क्वालीफाई करता है एक इंसॉल्वेंट को कि वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप में नहीं जा सकता। तो एक ये एग्जाम्पल है जो आप यूज़ भी कर सकते हो अपने आंसर्स में, ये बताने के लिए दैट देयर आर सर्टन प्रोविजंस in various laws which can make a person incompetent to enter into a contract। तो वैसी सी एक एग्जाम्पल ये है। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। अगर ये तीनों पॉइंट्स हैं तभी हम बोलते हैं दैट द पर्सन और द पार्टी इज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए आगे दूसरी हम बात करते हैं कि माइनर एग्रीमेंट की क्या लीगैलिटी है। क्या माइनर एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं? क्या वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? देखते हैं। मोहेरी बेबी वर्सेस धर्मोदास घोष बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है माइनर्स एग्रीमेंट पे। इसमें बोला गया था दैट जो माइनर एक एग्रीमेंट में जाता है वो हमेशा ही वॉइड रहेगा। इसीलिए एन अग्रीमेंट बाय अ माइनर को हम वॉइड एब इनिशियो बोलते हैं। वॉइड एब इनिशियो, जिसका मतलब कि वो जो अग्रीमेंट है वो स्टार्टिंग से फ्रॉम द बिगिनिंग ही वॉइड है। एब इनिशियो का मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जो एक माइनर ने अग्रीमेंट किया है वो वॉइड है, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। मोहेरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष में क्या हुआ कि धर्मोदास घोष एक माइनर था और मोहेरी बीबी और केदारनाथ जो था वो ब्रह्मोदत्त का एजेंट था जिसने धर्मोदास घोष के साथ एक अग्रीमेंट किया। लेकिन उसके बाद कोर्ट ने बोला उसको
कि ये जो माइनर का अग्रीमेंट है ये वॉइडेबल है नेचर में। और फिर उसके बाद यही केस प्रीवी काउंसिल में अपील में गया, तो प्रीवी काउंसिल ने बोला कि बिल्कुल नहीं, एक माइनर के साथ अग्रीमेंट पॉसिबल ही नहीं है, ये सिर्फ वॉइडेबल ही नहीं, ये वॉइड है, यानी कि ये कभी एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं। और दूसरी चीज़ उन्होंने बोली कि सेक्शन 65 जो है एक्ट का, उसके अंडर जो है माइनर को बोला नहीं जा सकता कि आपको जो सामान मिला है वो रिटर्न करो, ठीक है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रोविज़न नहीं है कि उसको अपना जो दूसरा इंसान है, हुज़ अ मेजर, वो माइनर को फोर्स कर सके कि वो उसको सामान लौटाए। लेकिन ये आज की स्टेटस नहीं है, ये उस केस में ही बोला गया था बस। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो प्रेजेंट स्टेटस है वो आज हमें पता चलता है सेक्शन 33 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें ये क्लियर करता है दैट एन अग्रीमेंट विद अ माइनर इज़ वॉइड, ठीक है। तो वॉइड जो बात है कि अग्रीमेंट वॉइड है, ये हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है। लेकिन अगर फिर भी कोई माइनर अग्रीमेंट में जाता है तो उसके बाद क्या हो सकता है, क्या मेजर के पास कोई भी रेमेडी नहीं है? तो उस रेमेडी को बताने के लिए सेक्शन 33 हेल्पफुल है, जहाँ पे बताया गया है कि अगर मान लीजिए माइनर जाता है, यानी कि माइनर प्लेंटिफ है, वो कंप्लेंट करता है, तो कोर्ट जो है कोर्ट के पास ये पॉसिबिलिटी, ये पावर, ये ऑप्शन है कि वो इस माइनर को बोल सकता है कि जो अभी तक आपको बेनिफिट्स हुए हैं इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, वो आप एज कॉम्पनसेशन वापस करें, सो दैट जस्टिस में हैपन, ठीक है। सिमिलर टू दैट, अगर वो डिफेंडेंट वाली पोजीशन में भी है तो भी कोर्ट जो है इट में आस्क द माइनर कि अगर आपके कोई एस्टेट को बेनिफिट हुआ है तो उसमें से आपका जो बनता है कॉम्पनसेशन आप दें, लेकिन वो बेनिफिट परमानेंट नेचर का होना चाहिए। यानी कि अभी दो चीज़ें आपको क्लियर रखनी है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो बताता है कि माइनर्स एग्रीमेंट वॉइड है, नंबर 1। और दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंडर द कोर्ट में आस्क द माइनर टू रिटर्न और रीस्टोर द बेनिफिट्स रिसीव्ड, ठीक है। यानी कि उसको बोला जा सकता है कि जो सामान या जो चीज़ आपने ली है मेजर से वो वापस की जाए, सो दैट इक्विटी कैन बी मेंटेन्ड, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्री कंसेंट की। पहले कंसेंट, अगेन जैसे मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें हम जो डिटेल में जा रहे हैं, जहाँ हम एसेंशियल्स को ही आगे आगे खोल रहे हैं, राइट। तो हम ये डेफिनेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद रखना है। जैसे हमने अभी तक कॉम्पिटेंट पार्टीज़ के बारे में पढ़ा, अब हम देखेंगे कि फ्री कंसेंट क्या है, सेम चीज़। सो कंसेंट होता क्या है? 2 or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense। ये दो टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सेम थिंग और सेम सेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ द माइंड्स। ये बहुत एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको लैटिन में, लैटिन मैक्सिम के फॉर्म में इसको लिखा जाता है। इसको हम लिखते हैं मीटिंग ऑफ द माइंड्स, कंसेंसस एड इडम, ठीक है। कंसेंसस एड इडम यानी कि दोनों की सहमति है अबाउट द थिंग्स इन द सेम सेंस, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल ये है, मान लीजिए मेरे पास 2 कार्स हैं, एक है रेड और एक है ब्लैक, और आप दोनों पार्टीज़ के माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि मैं कौन सी कार बेच रहा हूँ। मैं रेड बेच रहा हूँ और मैं कितने में बेच रहा हूँ। लेट्स से मैं रेड बेच रहा हूँ फॉर 5 लाख, ठीक है। सो दिस इन्फॉर्मेशन कि कार रेड है और 5 लाख में है, ये दोनों ही पार्टीज़ सेम समझ रही हैं, ठीक है। ये भी हो सकता था कि मान लीजिए मेरे पास एक रेड कार होती, एक ब्लैक कार होती, और एक पार्टी जो बेचने वाला है वो समझ रहा है कि मैं रेड बेच रहा हूँ, और जो दूसरा है वो समझ रहा है कि वो मतलब ब्लैक कार बेच रहा है, ठीक है। सो अगर ये होता है तो हम मानते हैं कि कंसेंसस एडिडम नहीं हुआ, तो मीटिंग ऑफ द माइंड्स नहीं हो पाई, तो आपका जो कंसेंट है वो फ्री नहीं हुआ। अब कंसेंट तो हमने देख लिया कि कंसेंट तभी दे सकते हो आप जब आपको रियलिटी ऑफ द थिंग्स पता है, फैक्ट्स के बारे में आपको
जानकारी है, आप अवगत हो फैक्ट से कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन ही पूरी नहीं है तो आप कंसेंट कैसे दे सकते हो, ठीक है। तो ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कंसेंट की। अब हम देखते हैं कि कंसेंट विशिएट कैसे हो मतलब कैसे, अगर ये तो कंसेंट की डेफिनेशन होगी, अब कंसेंट फ्री कैसे होगा या विशिएट कैसे होगा। फ्री कंसेंट हम तब समझते हैं जब कोई कोर्जन ना हुई हो, यानी कि कोई दबाव, अभी हम कोर्जन देखेंगे क्या होता है, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हुआ हो उस पर, कोई फ्रॉड ना हुआ हो, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन ना हुई हो या मिस्टेक ना हुई हो। इन सब सिनेरियो अगर ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल नहीं हैं कॉन्ट्रैक्ट में, तभी हम कहते हैं कि ये फ्री कंसेंट है। अगर इनमें से कोई चीज़ होती है तो वो कंसेंट फ्री नहीं है, तो कंसेंट फिर भी मिला है लेकिन वो कंसेंट फ्री नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बना देगा। वो हम अभी आगे देखते हैं। तो सबसे पहले कोर्जन के बारे में पढ़ते हैं, जो एक कंसेंट को विशिएट कर सकता है। तो सेक्शन 15 में कोर्जन के बारे में लिखा हुआ है। कोर्जन का मतलब होता है कंपल्शन, फोर्स और थ्रेट। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15, कमिटिंग या थ्रेटनिंग टू कमिट, यानी कि करना या उस वो करने के लिए थ्रेटन करना, एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड, एंड द अनलॉफुल डिटेनिंग, किसी को अनलॉफुली डिटेन करना या थ्रेट करना कि मैं तुम्हें डिटेन कर लूँगा, या एनी प्रॉपर्टी विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज कोर्जन। यानी कि अगर स्टार्टिंग से देखें, किसी के खिलाफ कोई ऐसा एक्ट करना जो कि फॉरबिडन बाय आईपीसी है, जिसमें कुछ भी हो सकता है, डराना धमकाना, ठीक है, इंजरी के बारे में डराना कि आई विल किल यू, आई विल किल समवन यू नो, आई विल हर्ट समवन यू नो, वो सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। या फिर अनलॉफुली डिटेन करना किसी को, या फिर किसी को थ्रेटन करना कि तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी मैं जब्त कर लूँगा या तुम्हारा कोई सामान मैं ले लूँगा, किस इंटेंशन के साथ कि वो इंसान जो है वो अपना कंसेंट दे दे और मेरे साथ अग्रीमेंट में आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे कोर्जन यूज़ हुआ है टू गेट द कंसेंट। तो अगर कोर्जन यूज़ हुआ है तो फ्री कंसेंट नहीं हुआ, ठीक है। अब चिकन अम्मी राजू वर्सेस चिकन शेषम्मा, इस केस में ये भी बोला गया है कि अगर अपने आप का सुसाइड करने का भी थ्रेट अगर दिया गया है तो उसको भी हम कोर्जन मानेंगे, ठीक है। जैसे इस केस में जो पर्सन है उसने बोला कि आई विल कमिट सुसाइड इफ़ यू डोंट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद मी, तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि ये भी इट ऑल्सो अमाउंट्स टू कोर्जन। तो हमें याद रखना है कि कोर्जन जो है वो किसी दूसरे को हर्ट करने के लिए ही नहीं है, बस अगर कोई बंदा अपने आप को हर्ट करने का भी थ्रेट देता है उसको भी कोर्जन में काउंट किया जाएगा। सो वेयर कंसेंट इज नॉट गिवन ऑन द बेसिस ऑफ कोर्जन द कॉन्ट्रैक्ट, वेयर द कंसेंट इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ कोर्जन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल। तो हमें याद रखना है, अगर कोर्जन से किसी को कॉन्ट्रैक्ट में लाया गया है तो उस इंसान के लिए जिसको ज़बरदस्ती लाया गया है उसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। वॉइडेबल का मतलब कि वो कभी भी रिसेंड कर सकता है, वो कैंसिल कर सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को जिसमें उसको ज़बरदस्ती घुसाया गया है, तो उसके ऑप्शन पे ये वॉइडेबल है। नॉट फॉर द अदर पर्सन, जो ज़बरदस्ती लेके आया है उसके लिए वॉइडेबल नहीं है। द पर्सन हु हैज़ बीन फोर्स्ड इनटू कोर्जन इनटू एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए वॉइडेबल है। अब हम सेक्शन 15 में देखते हैं कि अनलॉफुल डिटेंशन जो है ऑफ एनी प्रॉपर्टी और थ्रेट टू डू सो, यानी कि ये इसकी बात कर रहे हैं हम अनलॉफुल डिटेनिंग की। तो इसमें प्रॉपर्टी किसी भी प्रकार की हो सकती है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है जैसे घर लैंड, और मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है जैसे कि बाइक कार, ठीक है। द प्रॉपर्टी डिटेन्ड मस्ट नॉट नेसेसरीली बिलोंग टू द पर्सन हुज कंसेंट इज सॉट एज अ ओनर। तो ज़रूरी नहीं है कि उस इंसान की वो उसी इंसान की वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा किसी को डरा कोर्जन में ऐसे भी रख सकता है कि मैं इस सोसाइटी के इस अपार्टमेंट्स को आग लगा दूंगा, तो वो चाहे वो अपार्टमेंट्स वो सोसाइटी उस इंसान की नहीं है, फिर भी हम मानते हैं कि वो कोर्जन में आ जाएगा अगर वो कोई थ्रेट करता है दैट आई एम गोइंग टू बर्न दिस बिल्डिंग डाउन, चाहे वो बिल्डिंग उसकी नहीं है। हाँ, सेकेंड पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये है कि जो डिटेंशन है वो ऑथराइज्ड बाय लॉ अगर है, यानी कि अगर कोई कोर्ट ऑर्डर के अंडर डिटेन किया गया है तो उसको हम अनलॉफुल नहीं मानेंगे। ये तो आई थिंक प्रिटी क्लियर और सिंपल ही है, ये तो हमें पता ही है। आगे चलते हैं, क्या स्ट्राइक को भी कोर्जन माना जाता है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन इसमें क्यों डाला, क्योंकि इस पे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इसीलिए ये यहाँ पे आया है। सो वेदर स्ट्राइक अमाउंट्स टू कोर्जन,
तो वर्कमैन ऑफ एपिनटी एस्टेट वर्सेस इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल केस में ये बोला गया कि नहीं, अगर लेबर्स यूनियन जो हैं अगर वो स्ट्राइक करती हैं तो वो कोवर्जन नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर जो उन्होंने स्ट्राइक की है उसका कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्ट्स जो हैं वो अगर अनलॉफुल असेंबली में कन्वर्ट होता है या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में कन्वर्ट होता है या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में कन्वर्ट होता है, ये तीनों जो हैं ये आईपीसी के ऑफेंसेस हैं, यानी कि इंडियन पिनल कोड में ये ऑफेंसेस बताए गए हैं। अगर ये तीनों या ऐसा कुछ और ऑफेंस बनता है तो उसको कोवर्जन की डेफिनेशन में डाला जा सकता है, ये कोर्ट ने बोला है। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि अगर वेदर स्ट्राइक अमाउंट्स टू कोवर्जन, तो उसका सिंपल आंसर है नहीं, स्ट्राइक जो है वो कोवर्जन नहीं मानी जाएगी। क्यों? बिकॉज इट इज़ अ लॉफुल वेपन फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग। डेमोक्रेसी में ये अलाउड है। अब अगला फैक्टर जो हमें डिस्कस करना है वो है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशंस सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other। मतलब दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो बंदा डोमिनेट होना चाहिए, यानी कि ही मस्ट बी इन अ पोजीशन कि वो डोमिनेट कर सकता है दूसरे को, और कर सकता है और फिर उसने वो किया भी, यानी कि ही यूजेज दैट पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ऑफ द अदर। तब हम बोलते हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज़ हुआ है। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो डोमिनेंट पोजीशन भी है और उस डोमिनेंट पोजीशन का यूज़ भी है। द पर्सन मस्ट यूज दिस पोजीशन टू obtain अनफेयर एडवांटेज ऑफ द अदर। इफ द पार्टी इन डोमिनेटिंग पोजीशन डज नॉट यूज द पोजीशन इट विल नॉट बी अनड्यू इन्फ्लुएंस। वो हमने देख लिया है ना। अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। कहाँ पे हम मानते हैं कि डोमिनेट कर सकता है विल, किस सिचुएशन में हम मानते हैं कि डोमिनेट कर सकता है? वेयर ही होल्ड्स अ रियल और एपरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर। जैसे कि एक पुलिस ऑफिसर अगर अपनी मान लीजिए पावर का मिसयूज़ करे, या एक जज करे, या कोई और एक सिविल सर्वेंट करे, या फिर एक टीचर करे, ठीक है, या फिर कोई लेट्स से कोई भी गुरु करे फॉर अ डिसाइपल, ठीक है। ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर कि ये रियल और एपरेंट अथॉरिटी है इनके पास, ठीक है, तो दे कैन मिस यूज़ देयर पावर ऑफ अथॉरिटी। इसके अलावा कोई फिड्यूशरी रिलेशनशिप है। फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है रिलेशनशिप्स बेस्ड आउट ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, और ब्लड, जैसे कि फादर डॉटर, फादर सन, मदर डॉटर, या ग्रैंड सन एंड ग्रैंड फादर, ये फिड्यूशरी रिलेशनशिप्स हैं। इन रिलेशनशिप्स में भी ये माना जाता है कि अगर फादर अपनी बेटी को बोलता है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट ही माइट यूज हिज डोमिनेटिंग पोजिशन to influence the decision of the daughter or son, whatever may be the case, where he makes a contract with the person whose mental capacity is temporarily or permanently affected। एक तो हमने ये देख लिया कि डोमिनेट कब समझते हैं हम कि बंदा डोमिनेट कर रहा है। एक तो या तो उसके पास कोई रियली एपरेंट अथॉरिटी है, जैसे मैंने आपको बताया, रियल अथॉरिटी होगी जैसे पुलिस और जज, एपरेंट अथॉरिटी होगी जैसे गुरु और टीचर, ठीक है, और या फिर फिड्यूशरी रिलेशनशिप है जैसे कि फादर और डॉटर, ठीक है। ये हमने दोनों सिचुएशंस देख ली जहाँ पे डोमिनेट हम समझते हैं कि डोमिनेटिंग पोजीशंस है। उसके बाद हम और कौन सी समझते हैं सिचुएशंस के डोमिनेटिंग है? जहाँ पे मान लीजिए आप एक पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं जहाँ पे उस पर्सन की मेंटल कैपेसिटी जो है वो टेम्परेरीली या परमानेंटली अफेक्टेड रहती है, चाहे वो ओल्ड एज की वजह से हो, चाहे वो इलनेस की वजह से हो, या फिर किसी और डिजीज़ या डिस्ट्रेस की वजह से हो। मान लीजिए आप एक ओल्ड एज विडो के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं और उसका 50 लाख का घर 5 लाख में खरीद लेते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ चेक ये मानी जा सकती है दैट द पर्सन हैज़ यूज्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस अगेंस्ट दैट विडो ओल्ड लेडी, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। सो कॉन्ट्रैक्ट इन विच कंसेंट इज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस इज वॉइडेबल इन नेचर। जैसे मैं आपको बताता आ रहा हूँ, कोर्जन वाले केस में भी अगर किसी को ज़बरदस्ती लाया जाए तो वो हम मानते हैं कि वॉइडेबल है। सिमिलर टू दैट सेक्शन 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस भी अगर यूज़ हुआ है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। आगे भी हम देखेंगे 15, 16, 17, 18 चारों सिनेरियोज़ में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल होता है, ठीक है। मिस्टेक वाले में नहीं होता, वो हम देखेंगे मिस्टेक वाले में क्या होता है, लेकिन हमें याद रखना है कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, ये हमारे दो रह गए करते हैं। ये है फ्रॉड,
ठीक है, अभी तक हमने सेक्शन 15 और 16 देखा, अब हम आ गए हैं सेक्शन 17 पे, जहाँ पे फ्रॉड के बारे में बताया गया है। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और विद हिज कन्वीनियंस, यानी कि उसकी सहमति या उसके इन्वॉल्वमेंट से, और बाय हिज एजेंट विद इंटेंट टू डिसीव। ये इसका बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटेंस या वर्ड मान लीजिए आप, जिससे जो है फ्रॉड है मिस रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट होता है। फ्रॉड में हमेशा इंटेंशन टू डिसीव होती है, यानी कि पर्सन वो इंटेंशनली करना चाहता था, वो इंटेंशनली फ्रॉड करना चाहता था, ठीक है, और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो फ्रॉड में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि कोई सजेशन दिया गया है एज अ फैक्ट जो कि ट्रू नहीं है, और जो बंदा बता भी रहा है वो भी उसको बिलीव नहीं करता कि वो ट्रू है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये फ्रॉड हुआ है। यानी कि मान लीजिए मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कोई इन्फॉर्मेशन दी जो मिस्टर एक्स को पता है कि सच नहीं है, लेकिन वो फिर भी मिस्टर वाई को बता रहे हैं बिकॉज उनकी इंटेंशन है डिसीव करने की, तो हम बोलेंगे कि एक्स हैज़ डिसीव्ड और डिफ्रॉडेड मिस्टर वाई, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, कोई एक्टिव कंसीलमेंट करो आप किसी फैक्ट की बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ फैक्ट। मान लीजिए मिस्टर एक्स को कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ पता थी जो कि उनको बतानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने एक्टिवली कंसील की। उन्होंने मान लीजिए अपनी गाड़ी का कुछ इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो होना चाहिए था गाड़ी में, जो वर्केबल बनाता उस गाड़ी को, वो एक्टिवली कंसील किया और उन्होंने नहीं बताया कि ये गाड़ी काम ही नहीं करती है, बस वो देखने में ही सुंदर है, ठीक है। तो वहाँ पे एक्टिव कंसीलमेंट हो गया, तो हम वहाँ पे मान सकते हैं दैट मिस्टर एक्स हैज़ एक्टिवली कंसील्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है, डिस्पाइट हैविंग द नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है, कोई प्रॉमिस करना विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, ठीक है। आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस करते हैं कि दिस एंड सो थिंग्स विल बी डन बाय मी एंड यू डोंट फुलफिल दोज, एंड फ्रॉम द इनिशियल टाइम ओनली दैट यू डिडंट वांट टू, यू डिड नॉट हैव द इंटेंशन टू परफॉर्म इट, तो हम बोलते हैं दैट दिस इज़ अ प्रॉमिस विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, ठीक है। अगर मान लीजिए नॉर्मली अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं फुलफिल करते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस सर्कमस्टांसेस या फिर आगे जाके, तो हम ये नहीं मानते कि स्टार्टिंग में आपका इंटेंशन नहीं था परफॉर्म करने का। अगर स्टार्टिंग में से ही नहीं था तो फिर हम बोलते हैं कि देयर वाज इंटेंशन ऑफ डिफ्रॉडिंग या फ्रॉड करने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट में आए। चौथा, उन्होंने ओपन एंडेड छोड़ दिया, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि और कौन से ऐसे एक्ट्स हो सकते हैं जिसमें हम बोल सकते हैं कि फ्रॉड हुआ है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं, यू नो एवरी 10 years सिचुएशंस चेंज इन दी वर्ल्ड, सो कुछ नई ऐसी चीज़ आ सकती हैं जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे फ्रॉड हुआ है। एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिक डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडलेंट, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर करता है कि ये फ्रॉडलेंट है, ठीक है। तो ये 5 कंडीशंस, अगर 5 कंडीशंस में से कुछ भी होता है तो हम बोलते हैं कि द पर्सन हैज़ डिफ्रॉडेड समवन विद इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी, ठीक है, और उनको कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने इन्वॉल्व किया। सो अगर कंसेंट फ्रॉड की वजह से लिए गया है, जैसे हमने पहले भी देखा, तो अग्रीमेंट क्या होगा, वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द पर्सन हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड। ये मैं आपको पहले ही बता के आया हूँ, उस पर्सन के लिए होगा जिसका कंसेंट लिया गया है। आगे चलते हैं, इसमें केस है इंपॉर्टेंट, एडिंगटन वर्सेस फिट्स। इसमें जो कंपनी है उसने अपने लॉसेस के बारे में नहीं बताया शेयर होल्डर्स को, तो लोगों ने बस अपने प्रॉफिट्स ही दिखाते रहे, तो लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि कंपनी जो है वो फ्रॉड कर रही थी बिकॉज उन्होंने सिर्फ प्रॉफिट दिखाए, जबकि उनको पता था कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी अपने लॉसेज और फाइनेंशियल डिफिकल्टीज भी दिखाने की। सो डायरेक्टर्स न्यू इट टू बी रॉन्ग, सो दे हैव डिफ्रॉडेड और फ्रॉडेड द पीपल, ठीक है। उसके अलावा सवाल बनता है कि क्या सिर्फ साइलेंस फ्रॉड में काउंट की जा सकती है, तो इसका आंसर है कि नॉर्मली नो, मेयर साइलेंस इज़ नॉट फ्रॉड। नॉर्मल आंसर ये, यानी कि जनरल आंसर ये है दैट नो, साइलेंस इज़ नॉट फ्रॉड, बट 2 एक्सेप्शन हैं इसकी। 2 सिचुएशंस में साइलेंस को भी फ्रॉड माना जा सकता है। पहली एक्सेप्शन है कि जहाँ पे ड्यूटी हो बोलने की, जैसे कि मैंने आपको फिड्यूशरी रिलेशनशिप वाली बात बताई थी। अगर फादर अपनी डॉटर को कुछ बेच रहा है तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि यहाँ पे फादर की ड्यूटी बनती थी अपने डॉटर को बताने की कि ये चीज़ में ये कमी है। यानी कि मान लीजिए फादर ने एक हॉर्स बेच दिया डॉटर को, और जो हॉर्स है वो इनसेन है,
पागल है, ठीक है। तो इस केस में ये माना जाएगा दैट देयर इज़ अ ड्यूटी टू स्पीक फॉर द फादर टू टेल हिज डॉटर दैट द हॉर्स इज इनसेन और इज़ नॉट इन द राइट कंडीशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिड्यूशरी रिलेशनशिप है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताई है कि जैसे फिड्यूशरी रिलेशनशिप में ड्यूटी टू स्पीक है, सो देयर मे बी अदर सिचुएशंस ऑल्सो जहाँ पे ड्यूटी टू स्पीक बनती है। अगर ड्यूटी टू स्पीक है और आप नहीं बोलते उसको तो माना जाएगा कि आपने फ्रॉड किया है। दूसरा सिनेरियो है जहाँ पे साइलेंस जो है वो स्पीच के इक्विवेलेंट हो जाए। इसके एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है। मान लीजिए यही फादर डॉटर वाली एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेकिन फादर डॉटर की जगह एक्स वाई ले लेते हैं, क्योंकि फादर डॉटर वाले आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को बेच रहे हैं घोड़ा, और मिस्टर वाई मिस्टर एक्स से पूछते हैं कि क्या ये घोड़ा इंसेन है, और मिस्टर एक्स इसका जवाब नहीं देते। यहाँ पे उनका जवाब ना देना इज़ इक्विवेलेंट टू स्पीच। तो अगर मिस्टर एक्स नहीं बोलेंगे कि वो घोड़ा सही है या नहीं है, तो मिस्टर वाई एज्यूम कर लेंगे कि सिंस इन्होंने मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब ये है कि घोड़ा ठीक ही है, ठीक है। तो मैंने आपको दो सिनेरियोज बताए, दो एक्सेप्शंस बताई जहाँ पे साइलेंस भी फ्रॉड के इक्विवेलेंट हो सकता है। नॉर्मली जनरल रूल ये है कि नो मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, ठीक है। आगे चलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट केस है श्री कृष्णा वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। इसमें एलएलबी एग्जामिनेशन के कैंडिडेट थे, उसने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में बताया नहीं कि उनकी अटेंडेंस शॉर्टेज थी, और अटेंडेंस वाला जो कॉलम था वो ब्लैंक छोड़ दिया। यूनिवर्सिटी ने उनको एग्जामिनेशन अलाउ कर दिए, लेकिन फिर बाद में उनका एडमिशन कैंसिल करने की कोशिश की उन्होंने। तो यहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड किया दैट प्लेंटिफ ने जो पैसिव साइलेंस रखी वो फ्रॉड नहीं है। क्यों? दो कारण उन्होंने बोले कि पहली बात, देयर वाज नो ड्यूटी टू स्पीक, उनकी कोई ड्यूटी, उसकी जो कैंडिडेट है उसकी कोई ड्यूटी नहीं थी बताने की, और दूसरा जो यूनिवर्सिटी है उसके पास ट्रुथ जानने की कैपेसिटी थी, यानी कि वो अपने रिकॉर्ड्स चेक कर सकते थे कि उसकी अटेंडेंस पूरी हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पे हम साइलेंस को फ्रॉड नहीं मानेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया मैक्सिम पूछा जाता है जिसको हम ओबेरेमा फाइट्स बोलते हैं, जिसका मतलब होता है अटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि कोई चीज़ बड़े गुड फेथ में करना। सो इन सच केसेस वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज डन इन अटमोस्ट गुड फेथ अ पर्सन इज अंडर अ ड्यूटी टू स्पीक एंड डिस्क्लोज दी फैक्ट्स। जैसे मैंने वो आपको एग्जांपल बताई फादर डॉटर वाली, उसको हम ओबेरामा फाइट्स के अंडर ही काउंट करेंगे, क्योंकि वो जो किया जा रहा है वो अटमोस्ट गुड फेथ में एक फादर अपने डॉटर को कोई चीज़ बेच रहा है। तो वहाँ पे माना जाता है कि ये जो ऐसे जो रिलेशंस हैं या ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो अटमोस्ट गुड फेथ में कोई कर रहा है, वहाँ पे ड्यूटी टू स्पीक है, तो वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखी है मैंने, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस। जो इंश्योरेंस वाले कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वहाँ पे भी ड्यूटी टू स्पीक है, तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि आपने अभी तक इलनेसेस क्या थी, आपका सारा कुछ जो भी अभी तक आया आपका, वो सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी कि व्हाट वाज द इलनेसेस सो फार, वेदर हैव यू एवर बीन सिक, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिक, एनी अदर डिजीज़ दैट यू आर डीलिंग विद। तो वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में भी हम यही अटमोस्ट गुड फेथ का जो प्रिंसिपल है लगाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे भी ड्यूटी टू स्पीक बन जाती है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन की। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड में यूजुअली स्टूडेंट्स को थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है ये हम थोड़ा आगे देखेंगे। पहले मिस रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। सेक्शन 18 में मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में लिखा हुआ है, व्हेन अ पर्सन पॉजिटिवली असर्ट्स अ फैक्ट, ठीक है, वो कोई फैक्ट बोल रहे हैं, टू बी ट्रू विच ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू बट इज एक्चुअली नॉट ट्रू, ठीक है, जो उनको लगता है कि ट्रू है बट वो एक्चुअली ट्रू नहीं है। यानी कि जो बंदा खुद बोल रहा है वो खुद ही बिलीव कर रहा है उस चीज़ को कि ये ऐसा ही है, यानी कि ही इज़ नॉट लाइंग, उसके माइंड में वो चीज़ वैसी ही है, ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू, चाहे वो फैक्चुअली ट्रू हो या ना हो। तो मिस रिप्रेजेंटेशन में देयर इज़ नो इंटेंशन टू फ्रॉड, वहाँ पे वो बंदा वही स्टेटमेंट बता रहा है जो उसको सही लग रही है, बट वो जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ठीक है। एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी which without an intent to deceive gains an advantage to the person committing it or anyone claiming under it by misleading another to his prejudice or to the prejudice of anyone claiming under him। यानी कि उसने कुछ
ब्रीच ऑफ ड्यूटी की जिसकी वजह से उस इंसान को एडवांटेज हुआ और जो दूसरा इंसान था वो मिसलीड हो गया। और कैसे मिसलीड हुआ, जो कि उस इंसान ने प्रेजुडिसेस रखे हुए थे, जो उसको वो स्टेटमेंट बता रहा था, उसकी वजह से वो प्रेजुडिस हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे इन्होंने बताया है स्पेसिफिकली विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव। यहाँ पे भी उसका इंटेंशन नहीं है डिसीव करने का, यहाँ पे भी उसको कुछ फ़ायदा तो हो गया, लेकिन वो फ़ायदा क्यों हुआ है, क्योंकि उसने किसी को मिसलीड कर दिया अकॉर्डिंग टू हिज प्रेजुडिस। जैसे उसके बिलीफ सिस्टम थे, उसने उस बिलीफ सिस्टम के हिसाब से कुछ चीज़ बोल दी और दूसरा बंदा मिसलीड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम बोलेंगे कि मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है। तीसरी चीज़, कॉजिंग हाउएवर इनोसेंटली, यानी कि इनोसेंटली कितना भी हो चाहे, अ पार्टी टू एन अग्रीमेंट टू मेक अ मिस्टेक एज टू द सब्सटेंस ऑफ द थिंग विच इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द अग्रीमेंट। मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिस थिंग के ऊपर बेस्ड है, उस थिंग के बारे में अगर आपने किसी को ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिसकी वजह से वो जो मेन सब्जेक्ट मैटर है जिसके ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, उसी के बारे में बंदे को गलती लग जाए, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है हम बोल सकते हैं कि वो मिस रिप्रेजेंट हुआ है। या मान लीजिए एक बंदा है जो कि रोड रोलर्स सप्लाई करता है फॉर रोड्स, ठीक है, और एक उसके पास बंदा एक्स आता है जो कहता है कि मुझे आपका रोड रोलर चाहिए। ठीक है, लेकिन द पर्सन who has this road roller, he thinks he does not know whether to give him that road roller or not. So मिस्टर वाई आते हैं, मिस्टर वाई बोलते हैं उनको कि देखिए मुझे पता है कि जहाँ पे मिस्टर एक्स लेके जा रहे हैं वो सड़क बिल्कुल साफ़ सुथरी है, तो वहाँ पे जाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अपना रोड रोलर भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिस्टर वाई के कहने पे, जो मान लीजिए वो ऊपर वाले भैया मिस्टर ए थे, ठीक है, तो मिस्टर वाई के कहने पे मिस्टर ए ने मिस्टर एक्स को अपना रोड रोलर दे दिया। अब लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि मिस्टर वाई ने तो अपने हिसाब से तो सही बोला था कि वो रोड सही है, बट वो एक्चुअल में रोड सही नहीं थी, जिसकी वजह से मिस्टर ए का जो रोड रोलर है वो मिस्टर एक्स ने काफ़ी वेयर एंड टेयर कर दिया, उसकी काफ़ी नुकसान हो गया। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि दिस पर्सन हैज़, दो हाउएवर ऑनेस्टली उसको मिस्टर वाई को हो सकता है खुद ना पता हो कि वो सड़क ख़राब है, he has made him to make a mistake as to the subject matter। subject matter क्या था कि रोड रोलर कहाँ पे यूज़ होगा, as to the substance of the thing which is the subject of the agreement। तो यहाँ पे उसने गलती करवा दी मिस्टर एक्स ए के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है। यहाँ पे देखिए फ्रॉड नहीं हुआ है, यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है। ठीक है, चलिए आगे। यहाँ पे हम डिफरेंस देखते हैं। फ्रॉड में देयर इज़ एन इंटेंशन टू डिसीव, ठीक है, बट मिस रिप्रेजेंटेशन में कोई इंटेंशन नहीं है फ्रॉड करने की। ठीक है, दोनों ही केसेस में, जैसे कि मैंने आपको फ्रॉड के केस में भी बताया और मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में भी, ये वॉइडेबल है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, कोर्जन में, अनड्यू इन्फ्लुएंस में, फ्रॉड में और मिस रिप्रेजेंटेशन में, चारों सिनेरियोज में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल होता है। ठीक है, एट द ऑप्शन ऑफ द पर्सन जिसको ज़बरदस्ती या जिसको ये चारों चीज़ों में से कुछ भी यूज़ करके कंसेंट लिया गया है। अब इसके बाद आता है मिस्टेक। मिस्टेक में दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एक होती है बायलेटरल मिस्टेक और एक होती है यूनिलेटरल मिस्टेक। ठीक है, अब ध्यान रखिए, यूनिलेटरल बायलेटरल का मतलब वैसे तो समझ आ ही रहा होगा। मान लीजिए मिस्टर एक्स और वाई में मिस्टर एक्स कुछ गलत समझ रहे हैं, लेकिन मिस्टर वाई क्लियर हैं कि क्या है कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस इसको बोलेंगे यूनिलेटरल मिस्टेक, अगर सिर्फ मिस्टर एक्स गलती पे हैं, मिस्टर वाई को सब सही पता है। तो अगर मिस्टर एक्स सिर्फ यूनिलेटरल मिस्टेक पे हैं तो फिर कॉन्ट्रैक्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, दे आर गुड टू गो। लेकिन मान लीजिए मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों ही गलत समझे बैठे थे, तो फिर इसको हम बोलेंगे यूनिलेटरल मिस्टेक। ठीक है, यहाँ से दोनों ही गलत समझे बैठे हैं, तो वहाँ पे अगर दोनों ही गलत समझे बैठे हैं तो याद कीजिए हमने देखा था कि कंसेंसस एडेडम होना ज़रूरी है, दोनों का मीटिंग ऑफ द माइंड ऑफ एट द सेम थिंग, सेम यार, यू रिमेंबर दैट लैटिन राइट, कंसेंसस एट इडम। तो वो कंसेंसस एट इडम अगर हुआ ही नहीं, अगर दोनों ही, अगर बायलेटरल मिस्टेक है और कंसेंसस एट इडम नहीं हो पाया, तो वो कंसेंट दे ही नहीं पाएंगे। तो अगर बायलेटरल मिस्टेक है
तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा, लेकिन यूनिलेटरल मिस्टेक में देर इज़ नो इम्पैक्ट, सो द कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन वैलिड। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, इसको याद रखें, ठीक है। अब देखते हैं व्हेन बोथ द पार्टीज टू एन अग्रीमेंट आर मिस्टेकन, और जो मिस्टेक है वो मैटर ऑफ फैक्ट की है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। ये मैटर ऑफ मिस्टेक जो है ना, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का कोई ऐसा टर्म एंड कंडीशन या जिसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट है उसको लेके मिस्टेक है, ठीक है, और जो फैक्ट है वो असेंशियल है अग्रीमेंट के लिए, ठीक है, तब हम बोलेंगे कि वो जो अग्रीमेंट है वो वॉइड है। लेकिन मान लीजिए अगर मिस्टेक ऑफ लॉ है, अगर मान लीजिए उनको लॉ के बारे में नहीं पता दोनों पार्टीज़ को, तो फिर वो वॉइड नहीं होगा, बिकॉज इंडिया में मिस्टेक ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, ठीक है। आप ये एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते कि आई एम सॉरी मुझे लॉ के बारे में नहीं पता था। तो ओनली मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है आपको याद रखना है कि सिर्फ मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से, और ओनली इफ़ बायलेटरल, इफ़ बोथ द पार्टीज आर एट मिस्टेक, देन ओनली द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। अगर या तो ये फैक्ट से लॉ हो जाए तो भी नहीं होगा, और अगर ये बायलेटरल से यूनिलेटरल हो जाए तो भी नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट होनी चाहिए और बायलेटरल होनी चाहिए। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी किस चीज़ की होनी चाहिए? एसेंशियल फैक्ट की, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। सो मिस्टेक ऑफ लॉ जो है विच इज़ नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया, तो लेकिन अगर मान लीजिए कोई फॉरेन लॉ है, किसी बाहर की कंट्री के लॉ की डिस्कशन के बारे में है, तो उसको इंडिया में मिस्टेक ऑफ फैक्ट ही माना जाएगा। अगर मान लीजिए हम जो पार्टीज़ हैं वो डिस्कस कर रही हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं वो फ्रांस के लॉ के हिसाब से कर रही हैं, ठीक है, और इंडिया में वो काम कर रही हैं, तो वहाँ पे ये माना जाएगा कि फॉरेन लॉ की मान लो एक पार्टी को या दोनों पार्टी को नॉलेज नहीं थी, तो वहाँ पे माना जाएगा दिस इज़ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। लेकिन जो इंडियन लॉज हैं उनको मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं माना जाएगा, उनको मिस्टेक ऑफ लॉ माना जाएगा, ठीक है। विद दिस वी कम टू एन एंड फॉर दिस लेक्चर। एज़ यूजुअल मेरा मंत्र आपसे ये रहता है कि प्लीज़ रीड करें, अच्छे से रीड करें, और फिर उसको एक बार रिवाइज़ करें, और फिर इस प्रोसेस को रिपीट करते रहें जब तक आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हो जाते। सो विद दिस आई विल सी यू वेरी सून, एंड प्लीज़ ड्रॉप डाउन दी कॉमेंट्स अगर कुछ चीज़ आपको हार्ड लगी हो या आपको लगा हो समझ नहीं आए। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल। सी यू सून, टेक केयर।